बेटी शाहनी नवीन हिंद हाई स्कूल की ओर से फिर से इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। 9th स्टैंडर्ड की इस क्लास में साइंस 2 ये विषय लेकर मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। आपको फिर से इस बात का ध्यान दिला रहा हूँ कि सावधानी बरते, सुरक्षा बरते, आप सभी सुरक्षित है। ये ऊपर वाले की, ईश्वर की कृपा है और उसको आप बरकरार बनाए रखने के लिए नियमित अपनी सावधानियों को बरते, स्वच्छता बनाए रखे, हाथों को धोए, सैनिटाइज करें, मास्क का उपयोग करें और संभव हो तो घर में ही रहे और अच्छी पढ़ाई करें। और ये सब बातें आपको निश्चित ही इस कठिन समय में, विपरीत परिस्थिति में यश, प्रगति और आने वाले दिनों में आपको जो भी यहाँ पर सिखाया जा रहा है वो आपको ऑनलाइन के द्वारा आगे 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 निरंतर लेकर जाए। इसलिए आइए फिर से विज्ञान के इस अगले पाठ की ओर चलते हैं। पहला पाठ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें हमने वनस्पति का वर्गीकरण के बारे में देखा। अब हम वनस्पति से ही संबंधित और प्राणियों से संबंधित दोनों बातों से संबंधित जो है वो है परितंत्र। और परितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, एनर्जी फ्लो जिसको अपन कहते हैं, उसी के बारे में हम देखने जा रहे हैं कि इकोलॉजी जो होती है उसमें किस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह चलता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर दो बातें पाई जाती है, सजीव तथा निर्जीव प्रकार। और सजीव और निर्जीव पदार्थों से ही परितंत्र की निर्मित होती है। और अब जब हम सजीवों की बातें करेंगे तो सजीवों में भी आप जानते हैं कि दो प्रकार है। बिल्कुल सही, आपने कहा वनस्पति और प्राणी। जी हाँ, वनस्पति और प्राणी ये दो प्रकार होते हैं और इन्हीं दोनों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की निर्मित भी वही करते हैं। और इसीलिए हम आज उसके ऊर्जा का प्रवाह कैसे किस दिशा में चलता है इस बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम इस वीडियो के द्वारा जो आपको काम दिया जा रहा है वो हम करेंगे। आपको आकृति बनानी है, आपको वीडियो ध्यान से सुनना है और फिर आगे स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर भी करने हैं। पिछले पाठ के प्रश्न उत्तर सभी ने किए होंगे, बहुत से विद्यार्थियों ने मुझे दिखाया, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी नहीं देख रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको कहा है कि हम सभी बात का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमें मालूम है कि कितने विद्यार्थी देख रहे हैं। जो देख रहे हैं, लिख रहे हैं, जांच करवा रहे, चेक करवा रहे, उन्हीं को इंटरनल मार्क्स दिए जाएंगे और वही आने वाली परीक्षाओं में यशस्वी होंगे। इसलिए 9वीं है, सावधानी बरतें। तो आइए हम अपने आज के इस वीडियो के द्वारा इस पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं। और इसमें साइंस में हम लोग चैप्टर 7 एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, तो इसमें हम देखते हैं कि परितंत्र में ऊर्जा का किस प्रकार से प्रवाह आगे की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर अब हम कुछ बातें सीखने जा रहे हैं और वो है इस प्रकार से कि आज हम यहाँ पे इकोसिस्टम किस प्रकार से होता है या परितंत्र किस प्रकार से कार्य करता है, फूड चेन या यहाँ पर हम कहेंगे कि भोजन श्रृंखलाएं कैसी होती है, उसके अलावा फूड वेव के बारे में देखेंगे कि इस प्रकार की जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इससे किस प्रकार से निर्मित होती है। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी बातें हैं जो यहाँ पर हमारे परितंत्र पर प्रभावित करने वाली बातें हैं। और उन बातों के लिए हम लोग पहले इस आकृति की ओर देखेंगे। और इस आकृति को जूम करो। इस आकृति में हमें कुछ बातें दिखाई दे रही है जो इकोसिस्टम से संबंधित है, जिसमें लिविंग थिंग्स मतलब सजीव भी है और नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव भी है। यहाँ पर जो वनस्पति दिखाई दे रही है, कुछ पानी के अंदर है, कुछ पानी के बाहर है, तो कुछ यहाँ पे पत्थर, मिट्टी, जल, ये सब बातें दिखाई दे रही है। ये सब बातें जो है वे आती है निर्जीव में, नॉन लिविंग में। और इन सभी का एक दूसरे से संबंध है, एक दूसरे पर बहुत सारी बातें निर्भर है और इन सब से मिलकर इकोसिस्टम की निर्मित हुई है। तो इस इकोसिस्टम के बारे में हम जब देखते हैं तो हम जानते हैं कि इस इकोसिस्टम को जो है वो हम ही लोगों के द्वारा या तो उसे बनाया रखा जाता है या तो उसे नष्ट किया जाता है। तो यहाँ पे इकोसिस्टम के अंदर हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर जो प्राणी है, कुछ आकाश में भ्रमण करने वाले प्राणी हैं,
तो कुछ भूमि पर चलने वाले और रेंगने वाले प्राणी हैं जो बिल बना के रहते हैं या वृक्षों पर रहते हैं। तो कुछ प्राणी जल के अंदर रहते हैं और कुछ प्राणी ऐसे भी हैं जो दोनों भी जगह रह सकते हैं, अर्थात भयचर प्राणी कहलाते हैं। और इन सभी बातों की जो यहाँ पर दिखाई गई जो बातें हैं उससे परितंत्र की निर्मित होती है और ये परितंत्र मनुष्य भी इसी पर निर्भर है। तो यहाँ पर बड़े बड़े सजीव भी है, छोटे छोटे सजीव भी है, और इन सब से बनने वाली बातें जो है वो मनुष्य और मनुष्य के अस्तित्व पे निर्भर करती है। अब यहाँ पर हम लोग जब पीछे की तरफ जाते हैं तो हमें यहाँ पे इस इकोसिस्टम के अंदर या इस परितंत्र के अंदर जो चार बातें होती है उसके बारे में हम देख रहे हैं। यहाँ पे इंग्लिश में दिया है, मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिखा हुआ है। इसमें सिर्फ चार बातें दी, लेकिन मैंने एक और पांचवी बात भी इसमें जोड़ दी है, और वो है उत्पादक। उत्पादक का मतलब है वनस्पति। जितने भी वनस्पति जो होती है वो घास से लेके बड़े बड़े पेड़ पौधे वृक्ष, ये सब उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। जबकि उसके बाद आता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब प्राथमिक भक्षक। तो इसके अंदर सब प्राणी आते हैं। यहाँ वनस्पति के बाद यहाँ से सब प्राणियों की सूची शुरू हो जाती है। यहाँ तक आपके ये है वनस्पति, लेकिन यहाँ से आगे आपके शुरू हो गए प्राणी या सजीव में प्राणी वाले। तो इसके अंदर पहला जो घटक है या पहली जो स्टेप्स है वो है प्राथमिक भक्षक, जिसके अंदर सिर्फ शाकाहारी प्राणी आते हैं। फिर उसके बाद उस पर निर्भर है द्वितीय भक्षक, जिसके अंदर इस शाकाहारी को भक्ष्य बनाने वाले या खाने वाले मांसाहारी प्राणी आते हैं। उसके बाद आता है सर्वोच्च भक्षक, अर्थात इस द्वितीय भक्षक को खाकर अपना जीवन व्यतीत करने वाले, मांसाहारी को खाने वाले मांसाहारी आते हैं। और अंत में सर्वहारी आते हैं, जिसको मिश्रहारी भी कहते हैं, जो मांसाहार भी कर सकते हैं, अर्थात प्राणियों को भक्ष्य भी बना सकते हैं, और वे वनस्पति भी खाते हैं। और अब हम यहाँ पे और अधिक उसके उदाहरण यहाँ पे देखेंगे, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि प्राथमिक, द्वितीयक, सर्वोच्च भक्षक कैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो प्राथमिक भक्षक है उसके बारे में हम देखेंगे। आकृति में पहचानने के लिए कोई नहीं, यहाँ पर बकरियां दिखाई दे रही है, खरगोश है, हिरन है, गाय है। ये सभी प्राणी जो है वो शाकाहार करने वाले हैं, घास फूस पत्ती या पेड़ पौधे खाने वाले हैं। अर्थात ये सभी जो है वे प्राथमिक भक्षक में शाकाहारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा भाग हम आगे की तरफ चलेंगे तो हमें दिखाई देगा कि इस सेकंड पार्ट के अंदर आता है द्वितीय भक्षक, भक्षक के बाद द्वितीय भक्षक। यहाँ पर आप देख रहे हैं उल्लू है, यहाँ पर आप भेड़िए को देख रहे हैं, और सियार को देख रहे हैं, और ये मछली को देख रहे हैं। अब ये द्वितीय भक्षक, जैसे मैंने बताया कि ये मांसाहारी प्राणी है, लेकिन वे मांसाहारी प्राणी कौन से हैं? जो शाकाहारी को अपना भोजन बनाते हैं। ये जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं उन्हीं को खाते हैं, और इसीलिए ये दूसरा अर्थात द्वितीय भक्षक या सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आते हैं। अब उसके बाद जो अगला प्रकार है वो है आपका सर्वोच्च भक्षक। अब इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं शेर है, यहाँ पर आपको सिंह दिखाई दे रहे हैं, एक गरुड़ दिखाई दे रहा है, बाज दिखाई दे रहा है, या शार्क मछली दिखाई दे रही है। अब ये जो प्राणी हैं वे भी प्राणी हैं, लेकिन वे मांसाहारी को खाने वाले मांसाहारी, अर्थात ये सर्वोच्च भक्षक है, मांसाहारी को खाने वाले मांसाहारी प्राणी हैं, और ये सर्वोच्च भक्षक है। लेकिन इस सर्वोच्च भक्षक के ऊपर भी एक और भक्षक आता है, और वो भक्षक जो है वो सर्वहारी या मिश्रहारी कहलाता है। और उसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सूअर है, या यहाँ पे बंदर दिखाई दे रहा है, या रीछ दिखाई दे रही है, या मनुष्य दिखाई दे रहा है। ये सभी ऐसे सर्वहारी का मतलब सभी का को भोजन बनाने वाले, अर्थात ये शाकाहारी को भी खाते हैं और मांसाहारी को खाते हैं। इस प्रकार से इनका भोजन हमने यहाँ पर देखा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये पहला जो भाग है वो वनस्पति में आता है, और ये सब प्राणी में आते हैं। प्राथमिक भक्षक शाकाहारी, द्वितीय भक्षक मांसाहारी, तृतीय भक्षक मांसाहारी को खाने वाले मांसाहारी, और मिश्रहारी का मतलब सर्वहारी। अब हम अगला प्रकार देखते हैं फूड चेन। फूड चेन के लिए हम लोग यहाँ पर खाद्य श्रृंखला, ये शब्द में लिख देता हूं मैं जिससे कि आपको याद रहेगा, खाद्य श्रृंखला या फूड चेन।
अब ये खाद्य श्रृंखलाएं जो होती है, अब इन्हीं से ये हुई खाद्य श्रृंखलाएं बनी हुई। अब ये जो खाद्य श्रृंखला है, इसके अंदर या एक चेन बनी होती है, जो यहाँ पर हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक घटक दूसरे घटक पर निर्भर है, और सामान्यतः सभी का प्रारंभ उत्पादक से होता है, इसलिए मैंने उत्पादक भी इसमें जोड़ के रखा है। यहाँ पर देखिए कौन है, और उसको खाने वाला अर्थात प्राथमिक भक्षक, या उत्पादक को खाने वाला प्राथमिक भक्षक है चूहा, और चूहे को खाने वाला और या उल्लू है। ये एक चेन बन गई या श्रृंखला बनी। दूसरी में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि गाजर को खाने वाले खरगोश को खाने वाला यहाँ पे सियार, और सियार को खाने वाला शेर है। अर्थात ये एक और भोजन श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला बन गई। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक दिख रहा है घास है, उसके बाद टिड्डा है, टिड्डा को खाने वाला मेंढक है, उसको खाने वाला अजगर है, और अजगर को खाने वाला बाज है। इस प्रकार से और एक खाद्य श्रृंखला, इसमें 3 दिख रहे हैं, इसमें 4 दिख रहे हैं, और इसमें 5 घटक दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो अभी जब मैं ये काम पूरा करूंगा तो आपको ऐसी खुद खाद्य श्रृंखलाएं या फूड चेन बनानी है। और ये फूड चेन की परिभाषा अगर हम किताब में से देखें तो अपने पेज किताब में निशान लगाए, पेज नंबर 81 के ऊपर ये परिभाषा लिखिए कि उत्पादक, भक्षक और मृतोपजीवी सजीवों के अंतर्गत अंतर क्रियाएं चलती रहती है। इन अंतर क्रियाओं का एक क्रम होता है, उससे आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। पेज नंबर 81 पर आप अपनी किताब में इसमें निशान लगाए कि नीचे का पैराग्राफ है, उसकी पहली 3 लाइनें हैं, और इसके अंदर कहीं 3 घटक है, किसी 4 घटक है, तो कहीं कहीं 5 घटक पाए जाते हैं। आगे हम चलते हैं, खाद्य श्रृंखला के बाद आएंगे हम खाद्य जाल की तरफ। अगला प्रकार हम देख रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला के बाद हम अगला प्रकार देखेंगे, तो वो है खाद्य जाल। अब इसको कहते हैं फूड वेब। वेबसाइट जो अपन बनी है वो इसी से बनी हुई। अब यहाँ पर जो आप अपनी किताब अपने हाथ में रखिए, किताब के ही फोटोग्राफ्स यहाँ पर इस्तेमाल किए गए। आकृति 7.2 ये आपके सामने आप खोलेंगे, और 7.2 में क्या दिया है वो फिर से एक बार देखेंगे। यहाँ पर कुछ प्राणियों की यहाँ पर कुछ आकृतियां आप देख रहे हैं, और उसके अंदर आप सभी के नाम आसानी से जानते हैं, पहचानते हैं। सभी आपके लिए जाने पहचाने ऐसे हैं, और इसके अंदर आप लोगों को देखना है कि किस प्रकार से ये तीर का निशान एक एक श्रृंखला को या एक एक यहाँ पे चेन को दर्शा रही हैं। और फिर परिभाषा में हम जब देखते हैं तो परिभाषा में इस प्रकार से लिखते हैं कि अनेक खाद्य श्रृंखलाएं जब जुड़ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती है, तो बन जाता है खाद्य जाल। और इस किताब में लिखा है कि किसी तंत्र में ऐसी एक दूसरे से जुड़ी हुई कई खाद्य श्रृंखलाएं होती है, और इन सभी से बनता है खाद्य जाल। और यहाँ पर जैसे आप उदाहरण के तौर पे मैं एक बताता हूँ, लेकिन कुछ आपने ढूंढ के लिखना अपने इसमें। देखिए यहाँ पे कहीं से भी शुरू कीजिए, यहाँ पे वनस्पति से, फिर ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि टिड्डा है, टिड्डा ये चूहे का भी भोजन है, टिड्डा है फ्रॉग अर्थात मेंढक का भी भोजन है। मेंढक को सांप खाता है, चूहे को सांप भी खा सकता है, चूहे को यहाँ पर बाज या चील भी खा सकता है। इसी प्रकार से फ्रॉग को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कीड़े खा रहे हैं, कीटक खा रहे हैं, और यहाँ पर बाज भी खा सकता है, और चूहे को वुल्फ या भेड़ भी खा सकता है, साथ में चूहे को अजगर भी खा सकता है। इस प्रकार से एक से शुरुआत करते हुए 2 3 4 ऐसे क्रम से बनते चले जाएंगे। आपको एक के नीचे इसको लिखना है, और इसको लिखकर आपको कार्य दिया जाने वाला। तो ऐसे सभी प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं एक में कई हो सकती है, और इन सब श्रृंखलाओं को अगर इकट्ठा कर दे तो बन जाता है फूड वेव या खाद्य जाल। आगे अपन बढ़ते हैं। अब इसमें तीसरा घटक की तरफ हम चलते हैं। खाद्य जाल के बाद अपन लोग जाएंगे तीसरे घटक की तरफ, और इसमें अंतर स्पष्ट करो दिखा है।
इन दोनों के बीच में अंतर। तो अब आता है इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। पहला पॉइंट देखिए कि फूड चेन में एक सरल रेखा में दिखाई दे रहा है आपको, देखिए एक सरल रेखा के अंदर, ऐसी सरल रेखा के अंदर क्रम से इस प्रकार के सजीव जुड़े हुए हैं। तो एक सीधी रेखा के अंदर आते, एक पहले वाले में 3 सजीव दिखाई दे रहे, दूसरे में 4 और तीसरे में 5। तो इस प्रकार से ये जो सभी खाद्य या ये सभी जो घटक एक दूसरे से जब जुड़ जाते हैं और वे अपने शरीर में पोषक पदार्थों को लेकर दूसरे को देते चले जाते हैं, अर्थात दूसरे का भोजन बनते, अर्थात अपने शरीर का पोषक पदार्थ वो दूसरों के शरीर में पहुंचाते और इस प्रकार से एनर्जी या ऊर्जा एक शरीर से या हम कहेंगे एक पक्षी से एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक पहुंचते चले जाती है और इस प्रकार के सभी जो श्रृंखला है उसको हम कहेंगे खाद्य श्रृंखला। परंतु यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है कि इसके अंदर अनेक, यहाँ पर सिर्फ एक ही, लेकिन यहाँ पर अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती है जिससे बनता है खाद्य जाल। इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि एक सीधी लाइन में होता है, यहाँ पर सीधी लाइन नहीं होता, ये बीच में से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं। इसके अंदर और तीसरा अगर पॉइंट अगर हम देखने जाए तो तीसरे पॉइंट के अंदर हम जाएंगे तो हमें दिखाई देता है कि ये सब जो बातें हैं इसमें ये एक दूसरे को, ये जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो एक अनेक से जुड़ा हुआ है। अगला चौथा पॉइंट देखिए, इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि चौथे पॉइंट के अंदर कि इस प्रकार के खाद्य जाल जो है वो सभी जगह पर पाए जाते हैं और इसी से परितंत्र की निर्मित होती है कि इसमें 4 या 5 ट्रॉपिकल लेवल आ सकती हैं, 4 हो सकते हैं या 5 पांचों भी हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो कई लेवल, मतलब ये 5 लेवल एक साथ या 2 लेवल या 3 लेवल में भी कई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम देखेंगे एनर्जी पिरामिड। एनर्जी पिरामिड हम देखने जा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पे ऊर्जा का पिरामिड, तीसरा प्रकार है ऊर्जा का पिरामिड। अर्थात ये ऊर्जा होती क्या है ये हमने देखा ही है कि कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और बगैर ऊर्जा का कोई भी व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। हम पेज आपकी आकृति अगर देखने जाए तो 7 किताब में हम लोग 3 आकृति क्रमांक है 7.3 अपनी किताब में अपने सामने आकृति रखें और फिर मैं आपको उसके आधार पर इन्हें समझा रहा हूं कि ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है। यहाँ पे एक त्रिभुज बना है, पिरामिड भी त्रिभुजाकार ही होता है और फिर इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 घटक है। सबसे नीचे जो है यहाँ पर दिख रहा है कि प्लांट्स का मतलब है नीचे सभी क्या है, उत्पादक वनस्पतियां आती है। फिर यहाँ पर आता है प्राथमिक भक्षक जो इसमें शाकाहारी प्राणी है। उसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे द्वितीयक भक्षक जिसके अंदर शाकाहारी को खाने वाला मांसाहारी, और अंत में आता है ये आपने देखा है कि सर्वभक्षी या तृतीय पोषण स्तर इस प्रकार से पाए जाते हैं। अब इसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि पेज नंबर 82 पर आप लिख लेंगे उसको कि आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को ये जो है 1, 2, 3, 4 इसको अपन लोग क्या कहते हैं, पोषण स्तर है। ये पोषण स्तर है, अर्थात यहाँ पर हम लोग किस प्रकार से पोषण एक का दूसरे से दूसरे का तीसरे से तीसरे के चौथे को। अब आप जब इस पिरामिड को देखते हैं तो आप आसानी से आपको पता लगेगा कि सबसे निचला स्तर आकार में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, फिर और ऊपर जाएंगे तो उससे थोड़ा छोटा, और ऊपर जाएंगे तो और थोड़ा कम, और सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो सबसे कम, अर्थात तीसरा जो स्तर है वो सबसे छोटा वाला भाग हमें दिखाई देता है। और किताब में इस प्रकार से लिखा है कि ये अन्न प्राप्त करने वाले स्तर में अन्न घटक और ऊर्जा का अनुपात निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, ये नीचे के स्तर से ऊपर की तरफ क्या करता जाता है, घटते जाता है। अब इसके बारे में अगर हम सोचे तो ये होता क्या है, देखिए सबसे ज्यादा पैमाने पर
मात्रा में पृथ्वी पर क्या है? पृथ्वी पर वनस्पति है, सबसे अधिक मात्रा में वनस्पति, पेड़ पौधे, घास, ये सबसे अधिक मात्रा में। फिर नंबर 2, उसके बाद आता है, उसके बाद सबसे अधिक क्या है? शाकाहारी प्राणी। किसको खाने वाले? इस भोजन को, प्लांट को खाने वाले शाकाहारी प्राणी। फिर और ऊपर थोड़े जाएंगे तो शाकाहारी को खाने वाले कौन से हुए प्राणी हैं? मांसाहारी प्राणी। और सबसे कम जो है वो पृथ्वी पर सर्वाहारी या मिश्राहारी है, अर्थात ये सब खाने वाले। तो इसका अधिक होना जरूरी है, क्योंकि ये अधिक नहीं होगा तो फिर ये कम नहीं होगा, ये कम नहीं होगा, ये अगर ये घट गया तो ये तीनों भी स्तर समाप्त हो जाएंगे। अर्थात वनस्पति अगर समाप्त हो गई तो इन सब स्तरों का टिकना असंभव है। या शाकाहारी प्राणी चले गए तो मांसाहारी मर जाएंगे, मांसाहारी मर गए तो ये मांसाहारी, और फिर मिश्राहारी के लिए भी सिर्फ शाकाहार के अलावा कोई भी काम नहीं बनेगा। तो इस प्रकार के पिरामिड के बारे में चार्ल्स एल्टन, ये आप लिख के रखेंगे, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, चार्ल्स एल्टन नाम का जो वैज्ञानिक है, उसने इस के बारे में बताया है। परीक्षा में रिक्त स्थान में आता है। तो ये ब्रिटिश वैज्ञानिक है और उसने इस पिरामिड को नाम दिया हुआ है कि प्राथमिक स्तर से, यहाँ पे दिख रहा है सबसे नीचे वाला जो है उत्पादक स्तर से प्राथमिक ऊर्जा देता है द्वितीय स्तर को, और द्वितीय स्तर ऊर्जा देता है सर्वोच्च या तृतीय स्तर को। इस प्रकार से ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर क्या हो रही है? यहाँ पे संक्रमित होती चली जाती है। और इस सब संक्रमण की बहुत ही खूबसूरत जानकारी इस एनर्जी पिरामिड के अंतर्गत दी गई है कि किस प्रकार से ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर लगातार आगे की तरफ बढ़ती चले जाती है। अब इसी में एक चौथा भाग और घटक हम देखेंगे, और वो है कि ये ऊर्जा का जो स्तर है, यह हम कहेंगे कि 7.4 में भी ये बना हुआ है। हमारे किताब के अंदर 7.4 आकृति देखेंगे तो इसके अंदर ये आपको दिखाई देगा कि सबसे नीचे जो है वो है वनस्पति प्लवक, फिर उसके बाद है प्राणी प्लवक, फिर है मछलियां, और आखिरी में आता है ह्यूमन। तो यहाँ पर एक बात उन्होंने दिखाने की कोशिश की गई है कि जो वनस्पति है, एक उदाहरण के तौर पे बताया कि वो 10,000 किलो कैलोरी के, CL का मतलब है किलो कैलोरी, ये अगर इतनी मात्रा में अगर अपने आप में ऊर्जा रखता है तो वो अगले स्तर पर, मतलब प्राणियों को 10,000 का 1000 तक पहुंच जाता। मतलब जब इसके पास 10,000 होगा तो इसके पास 1000 भाग ऊर्जा पहुंच जाते, किलो कैलोरी में ऊर्जा पे। जब ये 1000 वाला आगे ऊर्जा फिश को देता है या हम लोग ये मछलियों को देता है तो 1000 का 100 तक पहुंच जाता है, मतलब और घटकर 100 किलो कैलोरी हो जाती है। और 100 किलो कैलोरी खाने के बाद 10 किलो कैलोरी ऊर्जा किसको प्राप्त होती है? मनुष्य को प्राप्त होती है। फिर से वनस्पति 10,000 देगा, तब यहाँ पे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है प्राणियों को प्राप्त होगा 1000 जब मछलियों को पहुंचेगा तो 100, और 100 देता है 10 मनुष्य के हाथ में। इस प्रकार से ऊर्जा का विनिमय स्तर है, और इस प्रकार से ऊर्जा का हस्तांतरण, ऊर्जा का संक्रमण एक स्तर से दूसरे स्तर पर जैसे जैसे होते चला जाता है। ये क्या दिख रहा है? ऊर्जा का घटना प्रारंभ हो जाता है, ऊर्जा का विनियोग करने के कारण। फिर ये घटती क्यों है? अगर आप कहेंगे कि घटती क्यों है तो आप देख रहे हैं पहला तो वनस्पति है, लेकिन आगे के जो है वे सभी क्या आते हैं? प्राणी, मछली, मनुष्य, ये काम करने वाले, कार्य करने वाले। और कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की। और जब कार्य करते हैं तो ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए ये इसको जब देगा तो यहाँ पे ऊर्जा खर्च हुई, और इसको देगा तो ऊर्जा खर्च हुई, और यहाँ तक पहुंचेगी तो ऊर्जा खर्च होती चली जाती है। इसलिए ऊर्जा का विनिमय होते समय ये घटते घटते कम होते चले जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पिरामिड ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा का पिरामिड भी कहते हैं। अब इसी में आगे का प्रकार हम देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि इस प्रकार की ऊर्जा जो है, इस प्रकार की ऊर्जा जो है वह सदैव पृथ्वी पर कहां से शुरू होती है? देखिए इसकी शुरुआत कैसे हुई है, और एक और महत्वपूर्ण घटक और आगे जाकर मिल जाएगा।
सूर्य किसको देगा? उत्पादक को, क्योंकि सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके ही उत्पादक अर्थात वनस्पति जीवित रह सकती है, क्योंकि सूर्य उसका प्रमुख भोजन है। फिर सूर्य से प्राप्त हुई ऊर्जा वनस्पति को, वनस्पति से प्राथमिक भक्षक, प्राथमिक भक्षक से ये शाकाहारी अर्थात द्वितीय भक्षक उसको खाने वाला, तृतीय भक्षक, और ये हो गया हमारा सर्वहारी अर्थात मिश्राहारी। लेकिन इसमें एक और घटक अब आके जुड़ जाता है। सवाल आता है कि ये मिश्राहारी को कौन खाता है? तो यहाँ पर एक और घटक आ जाता है और वो है कवक। यहाँ पर आता है कवक और आता है सूक्ष्मजीव। ये एक और घटक है यहाँ पर। अर्थात जब ये प्राणी सर्वोच्च भक्षक मर जाते हैं तब उन्हें कवक या सूक्ष्मजीव अपना भोजन बना लेते हैं, या उसके ऊपर मृतोपजीवी के रूप में ये बढ़ते हैं। यहाँ पे दिख रही है तीर से, आपको पता लगेगा कि वनस्पति भी सूख गई तो भी उसे सड़ाने का कार्य सूक्ष्मजीव करेंगे, विघटन का कार्य करेंगे। प्राथमिक भक्षक भी इसी के द्वारा विघटित होते हैं, द्वितीय भक्षक भी, तृतीय भक्षक भी, और सर्वोच्च भक्षक या हम कहेंगे कि सर्वहारी भी इसी के द्वारा विघटित होते हैं, डिकम्पोज होते हैं। और ये कवक ये आखिरी स्तर माना जाता है, और ये आखिरी स्तर क्या करता है? ये पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, और ये पृथ्वी के अंदर ये जो हमारे शरीर में जो जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है, और ये फिर वापस कहाँ पहुंच जाता है? पृथ्वी में होने के कारण ये वापस वनस्पति में पहुंच जाता है, वनस्पति से फिर से प्राथमिक भक्षक, द्वितीय भक्षक, तृतीय भक्षक और सर्वोच्च भक्षक तक पहुंचा। इस प्रकार से ये चेन या श्रृंखला निरंतर चलती रहती है, और इस प्रकार के चलने को या इस प्रकार के प्रवाह को हम लोग कहेंगे कि इसका कोई भी अंत नहीं होता है। लेकिन एक प्रश्न और हमेशा पूछा जाता है कि ऊर्जा का प्रवाह जो है वो सदैव एक दिश माना जाता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिश माना जाता है। तो एक दिश मतलब क्या है? एक ही दिशा में। देखिए, एक ही दिशा का अर्थ है कि ये सूर्य से यहां तक आया, सूर्य से वनस्पति, वनस्पति से प्रथम भक्षक, द्वितीय भक्षक, तृतीय भक्षक, सर्वोच्च भक्षक, या हम कहेंगे कि कम। लेकिन ये वापस सूर्य की ओर ऊर्जा नहीं जाती। सूर्य से ऊर्जा तो प्राप्त होती है, यहां से इसको ऊर्जा मिली, ये इसको ऊर्जा देगा, कम हो जाएगी, और इसको देंगे कम हो जाएंगे, और इसको देंगे तो ऊर्जा का कम, और इसको देंगे तो कम, यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये क्या करते हैं? ये सभी जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है वो अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसमें से कुछ ऊर्जा जो है वो पर्यावरण में मिल जाती है। कुछ ऊर्जा पर्यावरण में मिल जाती है, वो गैस के रूप में भी हो सकती है, वो द्रव के रूप में भी हो सकती है, वो ठोस के रूप में भी हो सकती है, वो जमीन के अंदर जाती है, वायुमंडल में जाती है, या हम लोग देखते हैं पानी में भी घुल जाती है, लेकिन वो सूर्य तक नहीं पहुंच पाती। और इसीलिए इस ऊर्जा के प्रवाह को एक दिश प्रवाह कहते हैं, एक दिश प्रवाह कहा जाता है। और इसी को परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। पेज नंबर 83 का जो आखिरी पैराग्राफ है उसे आप टिक मार्क करेंगे कि एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर तक विघटकों से ये ऊर्जा पहुंचाता, विघटकों तक ये ऊर्जा पहुंचाता है। कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में ऊपर की ओर तो जाती है, लेकिन सूर्य तक नहीं पहुंच पाती। इसीलिए ऊर्जा के प्रवाह को एक दिश प्रवाह माना जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ बातें देखी है। अब इन बातों कुछ बातें यहाँ पर हमने देखी है, और इन बातों में हमने जो कुछ सीखा है उसको एक बार दोहराएंगे। ये वीडियो को आपने फिर से अच्छी तरह से देखना है, और आपको इससे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सूर्य जो है वो क्या क्या करता है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? कुछ कार्य आपको दिया जा रहा है कि पहली बात आपको लिखना है, जो यहाँ पर भी लिखा है इंग्लिश में, लेकिन मैं उसको लिख देता हूँ। पहले आपको कुछ आकृति बनानी होगी। गृह कार्य में आपको मैं जो कार्य दे रहा हूँ उसके अंतर्गत आपको आकृति बनानी है। उसके अंतर्गत आपको
पहले तो आपको आकृति बनानी है, और आकृति के अंदर मैं फिर से आपको लिख के दे रहा हूं कि आकृति 7.2 जो है 7.3 ये आकृति बनाएंगे। 7.3 ये है, 7.3 जो है वो है ऊर्जा का पिरामिड। ये वाली आकृति 7.3 है ऊर्जा का पिरामिड, ये आकृति बनाएंगे। फिर इसके बाद आपको मैंने दूसरा काम ये दिया है, इसको आपने पूरा फिर से दोबारा पढ़ना है, और साथ में आपने और एक कार्य करना है कि यहाँ पर आपको कुछ खाद्य श्रृंखलाएं 1 2 3 खाद्य श्रृंखलाएं बनानी है। इन खाद्य श्रृंखलाओं को आपने यहाँ पे बनाना है। मतलब जैसे आपको मैंने बताया कि पहले अगर हमने यहाँ पे घास लिया तो घास के बाद यहाँ पे आएगा चूहा आएगा, चूहे के बाद आपका इसे खाने वाला आप लोग कहेंगे तो अगला प्राणी आएगा, और अगले प्राणी के बाद अगला प्राणी। इस प्रकार से क्रम लगाते जाएंगे। आगे मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि पहले ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर आप वनस्पति के बारे में लिखेंगे, फिर उसके खाने वाला शाकाहारी प्राणी, फिर उसके खाने वाला प्रथम भक्षक, फिर उसके बाद द्वितीय भक्षक, तृतीय भक्षक, सर्वोच्च भक्षक, मनुष्य तक पहुंचेंगे। तो ऐसी 3 खाद्य श्रृंखलाएं आपने बनानी है, ये आकृति आपने बनानी है। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि पृथ्वी के अंदर सजीव निर्जीव के अंदर 2 बातें पाई जाती है। उत्पादक में सिर्फ वनस्पतियां आती है, पेड़ पौधे आते हैं। फिर उसके बाद प्राथमिक भक्षक, ये शाकाहारी प्राणी है, उसे खाने वाले। उसके बाद आते हैं मांसाहारी प्राणी, जो सिर्फ शाकाहारी को खाते हैं, जो द्वितीय भक्षक कहलाते हैं। जो मांसाहारी को खाने वाले मांसाहारी आते हैं, जो सर्वोच्च भक्षक के अंतर्गत आते हैं। परंतु सर्वहारी या मिश्रहारी ये शाकाहारी को भी खाते हैं, मांसाहारी को भी खाते हैं, जिसमें मनुष्य आता है। उसके उदाहरण हमने देखे। लेकिन इन सब के बाद एक और घटक आता है जो है कवक या सूक्ष्म जीव। अर्थात हर प्राणी मरने के बाद क्या हो जाता है, कवक का भोजन बन जाता है। जैसे हम कहेंगे कवक द्वारा विघटित होता है, सूक्ष्म जीव के द्वारा वो विघटित होता है और वापस ये मिट्टी में मिल जाता है या वायुमंडल में मिल जाता है। इस प्रकार से ये सभी आपस में मिलकर खाद्य जाल बनाते हैं, खाद्य श्रृंखलाएं। और फिर ऊर्जा का पिरामिड में हमने देखा कि नीचे से हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, अर्थात उत्पादक से हम सर्वहारी भक्षक की तरफ बढ़ते जाते हैं, कि इसका जो प्रतिशत है, इसकी जो मात्रा है वो घटती 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 चले जाती है। परंतु यह सब होने के बावजूद भी यह ऊर्जा जो सूर्य से प्रारंभ होती हुई यहाँ तक पहुँचती है, अर्थात इसके पहले जैसे अंत है, इसके पहले आता है आपका सूर्य, और यह सूर्य जो है वे इस उत्पादक को ऊर्जा प्रदान करता है, जो कवक तक पहुंचता है और कवक से वापस पृथ्वी में मिल जाता है। लेकिन वापस जो है वो सूर्य तक नहीं जाता। और इसी को हमने परितंत्र के ऊर्जा के प्रवाह के पहले भाग में देखा। घर पर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी के अंदर इसे बनाना है, ध्यान से वीडियो को बार बार देखना है, सुनना है। बहुत ही मनोरंजक आकर्षक ढंग से आपको दिखाया गया है, बोर्ड के ऊपर सिखाया हुआ है, किताबों में आप निशान लगाए। और बाद में जब हम आकृति बना चुके होंगे और ये 3 खाद्य श्रृंखलाएं जो इसमें नहीं दी वो अपने मन से आप लिखेंगे। उसके बाद और एक आपको ऊर्जा का पिरामिड बनाने के लिए कहा है, और ये करने के बाद फिर अगले पार्ट, इसी पार्ट के अगले भाग में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी सुरक्षा करें और पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, कॉपियाँ कंप्लीट करें और आकृतियाँ पेंसिल से बनाएं, पेन का इस्तेमाल न करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।